फ्रेंड्स, ऑसिलेशन चैप्टर के ऊपर जो हमारी ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज है उसमें मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे एनालिटिकल ट्रीटमेंट फॉर कंपोजिशन ऑफ 2SHM। मानो कोई एक ऐसा पार्टिकल है जो एक ही वक्त एक ही समय पे दो अलग अलग SHM अगर परफॉर्म करता है तो उसकी रिजल्टेंट मोशन भी क्या SHM होगी, और अगर वो SHM होगी तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट फेज कितना होगा, इसके लिए हमें आज फार्मूला डिराइव करना है। तो पहले ऐसी सिचुएशन कैसे तैयार हो सकती है, इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज को हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखिए, P एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक SHM परफॉर्म कर रहा है अलोंग पाथ AB एंड अबाउट मीन पोजीशन O। तो इस P पॉइंट से ही कोई एक दूसरा पार्टिकल है Q, जिसको हमने P में से सस्पेंड किया है, और ये Q पार्टिकल अलोंग दिस पाथ CD खुद भी लीनियर SHM परफॉर्म कर रहा है। तो ये Q ऑलरेडी अलोंग दिस CD SHM परफॉर्म कर रहा है, और वो जहां से सस्पेंड किया है वो पार्टिकल P भी along this path AB SHM perform कर रहा है। So you can see that this Q particle is subjected to two different SHMs simultaneously. Then the question is, what is resultant motion of this particle Q? ये तो हो गया एक theoretical example, किस तरीके से कोई पार्टिकल साइमल्टेनियसली दो SHM को सब्जेक्ट हो सकता है। इसका एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। आप सभी लोग सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव जानते हो, तो जब भी कोई सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव किसी मीडियम में से पास होता है तो उस मीडियम के सभी पार्टिकल्स उनके मीन पोजीशन के अक्रॉस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस परफॉर्म करते हैं। मानो यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है मीडियम का P, और इसके ऊपर जाके कोई सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, इसका कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। इसका अच्छा एग्जांपल जो सभी के लिए फैमिलियर है वो है साउंड वेव। तो चलो मानो कोई साउंड वेव इस पार्टिकल P के ऊपर जाके इंसिडेंट हो गया, या इस मीडियम में से पास हो गया जिस मीडियम का P एक पॉइंट है। तो जैसे ये साउंड वेव इस पॉइंट P में से जाएगा, ये P पार्टिकल उसकी मीन पोजीशन के अक्रॉस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन परफॉर्म करना चालू कर देगा। तो चलो मानो इस पाथ को मैं कुछ नाम दे देता हूं AB पाथ के ऊपर ये जो वेव है इसको नंबर दे देते हैं वेव नंबर 1। जैसे ये वेव 1 इस पार्टिकल P में से पास होगा, ये पार्टिकल P अलोंग दिस पाथ AB सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसा एक ही वेव इस पार्टिकल P में से गया तो पार्टिकल P कितने SHM परफॉर्म करेगा? एक ही SHM परफॉर्म करेगा। मगर मानो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, इस पार्टिकल P के ऊपर साइमल्टेनियसली इस वेव 1 के साथ ही कोई दूसरा वेव भी आके स्ट्राइक हो जाता है, ये दूसरी वाली वेव भी वहां पे जाके इंसिडेंट हो गई उसी समय जब ये वेव 1 पार्टिकल P के ऊपर जाके इंसिडेंट हो गई थी। अब ये पार्टिकल P वेव 1 और वेव 2 दोनों के कारण सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, और ये दोनों की आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड अलग अलग है। तो ये पार्टिकल P मानो पहले वेव के लिए A1 इतनी एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट होगा, और दूसरी वेव के लिए A2 इतनी ऑसिलेट से एम्पलीट्यूड ऑसिलेट होगा, वो भी साइमल्टेनियसली। सो देन क्वेश्चन इज, what will be resultant motion of this particle P? Okay, इस तरीके से बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं जब कोई पार्टिकल एक से ज्यादा SHM साइमल्टेनियसली परफॉर्म करे। दो ही होना कोई जरूरी नहीं है, और उसमें भी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। तो कोई भी SHM को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज x इज इक्वल्स टू a sin ऑफ ओमेगा t। तो जब ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक SHM परफॉर्म करेगा मोर देन 1, तो हो सकता है कि उनके एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट हो, उनके टाइम पीरियड डिफरेंट हो, उनके इनिशियल फेजेस भी डिफरेंट हो। तो हम यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए
ये जो दो SHM पार्टिकल साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहा है, उनके एम्पलीट्यूड अलग अलग लेंगे, A1 और A2, उनकी इनिशियल फेज भी अलग अलग कंसीडर करेंगे, phi1 एंड phi2, मगर दोनों का टाइम पीरियड T इक्वल कंसीडर करेंगे। टाइम पीरियड T इक्वल है, इसका ही मतलब दोनों का एंगुलर स्पीड ओमेगा भी इक्वल ही रहेगी। ओके, so then how these two equations can be represented? So then the two SHM can be represented as follows. So let the first SHM will be x1 is equals to, पहले वाले का एम्पलीट्यूड हम ले रहे हैं A1, so this will be A1 sin of omega t plus phi1, and second will be x2 is equals to A2 sin of omega t plus phi2. So देखिए, what we are considering that a particle is subjected to two linear SHMs simultaneously having different amplitudes A1 and A2, having different initial phases phi1 and phi2, but having same time period and same angular speed omega. So what will be resultant motion? So the resultant motion can be represented as x is equals to x1 plus x2. तो ये जो पहले SHM की इक्वेशन है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और ये दोनों की रिजल्टेंट हो गई x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2। तो इसमें x1 और x2 की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू A1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस phi1 प्लस x2 की वैल्यू रखेंगे, this is A2 sin of omega t plus phi2। तो इसको एक्सपांड करने के लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज करेंगे, एंड इट इज साइन ऑफ A plus B, दिस इज इक्वल्स टू साइन A इंटू cos B प्लस cos A इंटू साइन B। तो देखिए, ओमेगा टी प्लस phi1 में A की वैल्यू है ओमेगा टी और B की वैल्यू है phi1। सिमिलरली यहाँ पे ओमेगा टी प्लस phi2 में A हो जाएगा ओमेगा टी और B हो जाएगा phi2। तो ये x की इक्वेशन, इस फॉर्मूला को यूज करके हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू A1 इन ब्रैकेट। तो पहले ये साइन ओमेगा टी प्लस phi1 को एक्सपांड करेंगे, सो दिस विल बी sin of omega t into cos of phi1 plus cos of omega t into cos of omega t into sin of phi1 plus A2 as it is, and now we will expand this sin omega t plus phi2. This will be sin of omega t into cos of phi2 plus cos of omega t into sin of phi2। चलो अभी A1 और A2 से ये दोनों भी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x will be equals to, now we are multiplying A1 and A2 to the bracket, so this will be A1 sin of omega t into cos of phi1 plus A1 cos of omega t into sin of phi1 plus A2 sin of omega t into cos of phi2 plus A2 cos of omega t into sin of phi2। तो देखिए, x की इक्वेशन में हमें चार अलग अलग टर्म्स मिल गई और चारों भी एडिशन में है। ये वाली हो गई हमारी पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। इसमें से देखिए, ये पहली और तीसरी टर्म में साइन ओमेगा टी कॉमन है, दूसरी और चौथी टर्म में कॉस ओमेगा टी कॉमन है।
तो इनको कॉमन निकाल के बच्चे वाली टर्म्स की एडिशन करेंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, फर्स्ट विल टेक फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, व्हाट इज कॉमन, sin omega t is common, what is remaining into bracket, so here it is remaining a1 cos of phi 1 प्लस तीसरे वाले टर्म में क्या बचेगा, a2 cos of phi 2 प्लस, ठीक है, दूसरे और चौथे में से क्या कॉमन लेना है cos of omega t, ब्रैकेट में क्या बचेगा, a1 sin of phi 1 प्लस a2 sin of phi 2। तो ये जो दो ब्रैकेट हमें मिल गई, इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। देखिए किसी भी एसएचएम में एम्पलीट्यूड और इनिशियल फेज जो है वो कांस्टेंट होता है, यानी यहाँ पे a1 cos phi 1 a2 cos phi 2 दोनों कांस्टेंट है और कांस्टेंट की एडिशन है। सिमिलरली ये दूसरे वाले ब्रैकेट में a1 कांस्टेंट sin phi 1 कांस्टेंट, a2 कांस्टेंट sin phi 2 कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट की यहाँ पे एडिशन है। तो किसी भी दो कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो हमें कोई नया कांस्टेंट मिलता है। तो ये जो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड कांस्टेंट्स है, इनको हम जरा सिंपल फॉर्म में रखते हैं। सो लेट अस पुट a1 cos of phi 1 plus a2 cos of phi 2 is equals to r cos of delta। देखिए cos और cos की एडिशन हम कंसिडर करें कोई एक नया एंगल का cos। ओके, सिमिलरली ये जो दूसरी ब्रैकेट है ये है a1 sin of phi 1 प्लस a2 sin of phi 2, इसको हम रखेंगे r sin of delta। So let it be our equation 3 and let it be our equation 4. So let us put these equation 3 and 4 in the equation of x. And now what the equation of x will become? So the x is equals to, देखिए यहाँ पे बाहर क्या बचा था, sin omega t। So this sin omega t as it is, now in a bracket r cos of delta plus ये cos omega t as it is, in bracket it is r sin of delta। अब ये दोनों टर्म में से देखिए हम क्या करते हैं, r को कॉमन लेंगे तो पहले ब्रैकेट में बचेगा sin of omega t into cos of delta plus cos of omega t into sin of delta। And now let us concentrate on this bracket, this is expansion of। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, यूजिंग sin a प्लस b जो हमने ऑलरेडी ऊपर यूज किया है, दिस इज इक्वल्स टू sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। तो ये जो रिजल्ट हमने ऑलरेडी इसी डेरिवेशन में एक बार पहले यूज किया है, तो इस रिजल्ट के साथ इस ब्रैकेट को कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं a की जगह है ओमेगा t और b की जगह है डेल्टा। सिमिलरली अगेन a की जगह ओमेगा t और b की जगह डेल्टा, साइन की जगह साइन, कॉस की जगह कॉस। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x इज इक्वल्स टू r इन ब्रैकेट साइन ऑफ omega t plus delta। In simple term we can write that x is equals to r sin of omega t plus delta, which gives us the equation of composition of 2 SHM। So this equation 5 is resultant equation or the equation of resultant motion obtained by combining 2 different SHM। And now let us compare this equation with the standard equation of SHM, which is x is equals to a sin of omega t plus 5। You can say that this composition of 2 SHM, this
equation is representing a new SHM in which the R is equivalent to amplitude and its time period is same as that of the component SHM and it is having resultant initial phase delta. तो दो SHM को कंबाइन करने के बाद जो हमें इक्वेशन 5 मिली, इसको अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो रिजल्टेंट मोशन इक्वेशन हमें जो मिली है, ये इक्वेशन भी एक SHM ही है जिसमें एम्पलीट्यूड कितना है, तो एम्पलीट्यूड है R, इनिशियल फेज कितना है डेल्टा और टाइम पीरियड बिल्कुल उतना ही है जितना दो SHM जिनको मिला के नई SHM मिली है उनके टाइम पीरियड के जितना, यानी ओमेगा की जगह ओमेगा रहा और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल गया R और रिजल्टेंट फेज मिल गया डेल्टा. So our conclusion is that the composition of two SHM is also a simple harmonic motion having resultant amplitude R and resultant initial phase delta and is having time period same as that of the two component SHM. तो रिजल्टेंट SHM तो मिल गई हमें, दो SHM को कंबाइन करने के बाद कौन सी मोशन तैयार हो रही है, तो वो SHM ही तैयार हो रही है और उस इक्वेशन भी हमें मिल गई और ये इक्वेशन है x = r sin of ओमेगा t प्लस डेल्टा. तो हमने यहाँ पे r और डेल्टा इक्वेशन 3 और 4 से लिए थे, तो इक्वेशन 3 और 4 को बनाते वक्त हमने r और डेल्टा की कीमत आर्बिट्रेरीली रख दी थी, तो उसकी वैल्यू कितनी है हमको पता नहीं है, तो हम अभी फाइंड करेंगे व्हाट इज दिस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कंपोजिशन ऑफ टू SHM and what is the initial phase. So now we will derive what is the resultant amplitude. So now let us find resultant amplitude. इसके लिए हम फिर से इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंसीडर करेंगे. तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 लिख दी है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे और बाद में उसको ऐड करेंगे. सो ऑन squaring and adding equation 3 and 4. देखिए इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन 4 की लेफ्ट हैंड साइड एक ही टर्म है दोनों तरफ, तो उसका स्क्वायर तो आसानी से हो जाएगा, मगर जो राइट हैंड साइड है ये दोनों इक्वेशन की, वहां पे दो टर्म्स की एडिशन है, तो उसका स्क्वायर करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा a plus b whole square and this is equals to a square plus 2ab plus b square. So ये वाला फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की जो राइट हैंड साइड है उसका स्क्वायर करेंगे. तो चलो मैं पहले इक्वेशन 3 का स्क्वायर लिख देता हूं, उसमें भी पहले लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर लिखेंगे एंड दिस विल बी r square sin square of delta. Now this is equals to now square of the right hand side. So पहले ये जो a1 sin phi1 है इसका स्क्वायर लिखेंगे, this is a1 square sin square of phi1 plus 2 times दोनों का मल्टीप्लिकेशन a1 into a2 into sin of phi1 into sin of phi2 प्लस अब ये दूसरे टर्म का स्क्वायर a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ phi2. ठीक इसी तरीके से इक्वेशन 4 का भी स्क्वायर करेंगे एंड दिस विल बी r स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ डेल्टा इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ phi1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 into a2 into cos of phi1 into cos of phi2 प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर a2 स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ phi2. ये हो गया इक्वेशन 3 और 4 का स्क्वायर. अब हमें ऐड करना है, सो एडिंग द स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 3
and equation 4. तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए r square common. So taking r square common, what is remaining into bracket? This is sin square delta plus cos square of delta equal to, अब ये दो टर्म्स में देखिए, यहाँ पे a1 square common, what is remaining into bracket? Sin square phi 1 plus cos square of phi 1 प्लस ये दोनों टर्म में 2 टाइम्स a1 इंटू a2 कॉमन इन ब्रैकेट साइन ऑफ phi 1 इंटू साइन ऑफ phi 2 प्लस cos ऑफ phi 1 इंटू cos ऑफ phi 2 प्लस लास्ट वाले दो टर्म में a2 स्क्वायर कॉमन, a2 square common in a bracket sin square phi 2 plus cos square of phi 2. So here we will use two formulae, out of which one is trigonometric identity, and it is using sin square theta plus cos square theta is equals to 1. So using this you can see that this bracket and this bracket will become 1, and now there is remaining this single bracket. So for this we will use formula using, this is expansion of cos of a minus b, which is equals to cos a into cos b plus sin A into sin B. So this will be R square is equals to, देखिए हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के एकदम नजदीक पहुंच गए, R square is equals to A1 square plus 2 times of A1 into A2 into, देखिए ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos of A की जगह है phi 1, B की जगह है phi 2. So this will be cos of phi 1 minus phi 2 plus a2 square. इसी को ठीक तरीके से अगर अरेंज करेंगे तो ये मिल जाएगा r square is equals to a1 square plus a2 square plus 2 times of a1 into a2 into cos of phi 1 minus phi 2. So taking square root of both sides we get r is equals to, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, so we get r is equals to under root of a1 square plus a2 square plus 2 times of a1 into a2 into cos of phi 1 minus phi 2. So this equation gives us the expression for resultant amplitude of composition of two SHM, in which A1 is amplitude of first SHM, A2 is amplitude of second SHM, phi 1 minus phi 2 is the difference of initial phases of the two SHM. So based on this phi 1 minus phi 2, phi 1 पहले SHM का फेज है, phi 2 दूसरे SHM का फेज है. So based on this there can be certain cases for this resultant amplitude. So those are called special cases. तो पार्टिकल जो दो SHM साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहा था, उनके इनिशियल फेजेस का जो डिफरेंस है उसकी कुछ वैल्यूज हम कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, सो पहले हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि दोनों के इनिशियल फेज में जो डिफरेंस है वो मानो 0 है, दैट इज phi 1 minus phi 2
is equal to 0. Then in this case, what will be cos of phi 1 minus phi 2? So this will be equal to cos of 0. And all of you know cos of 0 is 1. So this resultant amplitude R will become R is equals to under root of A1 square plus A2 square plus 2 times of A1 into A2, क्योंकि cos of phi 1 minus phi 2 की वैल्यू कितनी हो गई? वो हो गई 1. सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, अब ये जो रूट में टर्म है इसको देखिए, ये A1 प्लस A2 होल स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसल, दिस इज A1 plus A2. So when the difference of the initial phases of the two component SHM is 0, then the resultant amplitude is simply equal to sum of amplitudes of the two component SHM. दो SHM को मिला के, जो दो SHM को मिला के हमारी रिजल्टेंट SHM बनी है, उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी वो दो SHM के एम्पलीट्यूड की सिर्फ एडिशन के जितना. सो दिस इज स्पेशल केस नंबर 1. नाउ वी कंसीडर द सेकंड केस in which we can consider that the difference of initial phases between the two component SHM is, let us say, pi by 2 radian. This is our case 2. So then what is cos of pi by 2? So all of you know cos of, then this cos of phi 1 minus phi 2 will be equals to cos of pi by 2, and cos of pi by 2 is 0. So the resultant amplitude now R become R is equals to under root of A1 square plus A2 square plus 0. So we get R is equals to under root of A1 square plus A2 square. So this is the second case in which the difference of initial phases of the two component SHM is pi by 2 or 90 degree. Okay. So now we will consider the third case in which we will take the initial phase difference phi 1 minus phi 2 is equals to pi radian. Then what the resultant amplitude will become? Then cos of phi 1 minus phi 2 is equals to cos of pi, and as all of you know, cos of pi is minus 1. The resultant amplitude R will become R is equals to under root of A1 square plus A2 square minus 2 times of A1 into A2, which is equals to under root of A1 minus A2 whole square, square and root cancel, which is A1 minus A2. So in this case, the resultant amplitude of the composition of two SHM R will be equals to simply A1 minus A2, that is the resultant amplitude is equal to difference of amplitudes of the two component SHM. जो component SHM को मिला के ये resultant SHM बनी है, उसका एम्पलीट्यूड और दो SHM के एम्पलीट्यूड के सब्सट्रैक्शन के जितना होगा. So these are the three different cases in case of the resultant amplitude. Now we will derive resultant phase. So to determine resultant phase, we will again use equation 3 and 4. Now this time divide this equation 3 by equation 4, and we will get R sine of delta divided by R cos of delta is equals to A1 sine of phi 1
plus A2 sin of phi2 divided by A1 cos of phi1 plus A2 cos of phi2. So on right hand side you can see R and R cancel. Sin delta upon cos delta is tan of delta. So we get tan of delta is equals to, so this is tan of delta is equals to, on right hand side, this A1 sin of phi1 plus A2 sin of phi2 divided by A1 cos of phi1 plus A2 cos of phi2. And finally we get the value of delta as tan inverse of, so this is tan inverse of the right hand side is A1 sin of phi1 plus A2 sin of phi2 upon A1 cos of phi1 plus A2 cos of phi2. So this is the expression for the resultant initial phase of the composition of 2SHM. So this is all about the composition of 2SHM, the resultant amplitude of 2SHM and the resultant initial phase of the composition of 2SHM. So I hope that you will have learned this derivation in a very easy manner. If this is so, write your experience into the comment box. ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, अगर ये आपको कंपोजिशन ऑफ 2SHM समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करिए और जो बाजू में बेल आइकन है उसको भी क्लिक करिए ताकि नए वीडियो के बारे में आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। Okay, so to next lecture, thank you and goodbye.